जगह पर उन सेलिब्रिटीज को लेकर के आते हैं जो कहीं ना कहीं चेंज मेकर्स हैं, जिनके पास समाज सोसाइटी में बदलाव का जिम्मा है। इसके साथ साथ वो जवाबदेह भी हैं सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, या वो सरकार के प्रतिनिधि हैं तो उनकी जिम्मेदारी है सरकार चलाने की और जिम्मेदारी है इस माहौल को व्यवस्थित रखने की। आज भी हम एक ऐसी ही शख्सियत को अपने साथ लेकर के आए हैं जिसके पास कहीं ना कहीं पूरे देश का भरोसा है, या ये कहें कि इस बुरे वक्त में देश पूरा उसकी तरफ देख रहा है, उस ब्रांड की तरफ देख रहा है और जानना चाहता है कि आखिर वो कैसे इस बुरे माहौल में भी अपने आप को स्टैब्लिश करके आगे निकल रहा है और क्या लर्निंग शेयरिंग पूरी इंडस्ट्री को दे रहा है। तो आप सही पहचान रहे हैं, एक वही जो एक डायलॉग है कि अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल के एमडी हमारे साथ आर.एस. सोढी साहब मौजूद हैं। सोढी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोढी साहब का परिचय कराऊं तो आज हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया अपने मॉड्यूल में। जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको हम बता दें कि इस मॉडल में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। हम अपने साथ एक और मॉडरेटर लेकर के आए हैं। हमारे नेशनल मार्केटिंग हेड सौरभ भंडारी जी को हम साथ में लेकर के आए हैं। मार्केट और इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस उनके होंगे और मैं कहीं ना कहीं आपके यूजर और कंज्यूमर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर रहूंगा। तो हमने इसको एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन बनाने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि इस सेशन के जरिए हम पूरी इंडस्ट्री, जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, वो नया सीखें, आगे बढ़ें और समझें कि अमूल की लर्निंग शेयरिंग इस पूरी मुहिम में क्या रही। तो सोढी साहब, हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर अमूल ने कैसे अपने आप को इस एपिडेमिक में खड़ा किया और वापस अपने आप को एक नॉर्मल बिहेवियर के तौर पर आप लेकर के आए पूरे बिजनेस मॉड्यूल को। सबसे पहले तो धन्यवाद तिवारी साहब, पत्रिका का इतना महत्वपूर्ण जो प्लेटफॉर्म आपने हम अमूल को दिया कि हम अपने विचार आपके रीडर्स के साथ और बाकी पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर सकें। देखिए, अमूल ने इस एपिडेमिक में कैसे किया, कैसे खड़े नहीं किया, कैसे कंटिन्यू किया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए अमूल किस में है, फूड में है। देखिए, और आज जब आप सब लोग देखिए, पूरे दिन आप घर पे जो लोग लॉकडाउन में सुबह से लेके शाम तक क्या बात करते, अब बाकी सब कुछ भूल गया है। कारों के बारे में, कपड़ों के बारे में, घूमने घुमाने के बारे में, एयरलाइंस के बारे में, सुबह से शाम तक एक ही बात होती है, खाने में क्या खाना है, खाने में क्या बनाना है, क्या खरीद के खाने में। तो फूड एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो बिल्कुल भी इस कोविड में या जो अभी यह महामारी है, इसमें बिल्कुल ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और मैं इसके लिए सबसे पहले बधाई दूंगा भारत के 70 करोड़ किसानों को, जिन्होंने ये इंश्योर किया, जो हमारे रियल वॉरियर्स है, कि हमको फूड मिले। उन्होंने फूड का प्रोडक्शन किया और हमारे 135 करोड़ भारतीयों को फूड की सिक्योरिटी दी, बिना किसी डिसरप्शन के, बिना किसी रोक के, बिना किसी प्राइस इंक्रीज के। वो भी जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज और जो हम पुलिस वाले जो वॉरियर्स हैं, ऐसे भारत का किसान भी सोचे कि उसने हमको प्रोवाइड किया। अभी फूड में अगर आप बात करें तो अमूल जो दूध है ये डील करता है पेरिशेबल, जैसे आपका न्यूज़पेपर भी एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है। अब पेरिशेबिलिटी में भी क्या, जैसे पोल्ट्री आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कि 1, 2, 4 दिन वेट कर सकते हैं। दूध ऐसी चीज है कि जो 1 मिनट वेट नहीं करती। सुबह और शाम अगर भैंस दूध देगी, उसको नहीं मालूम कि कोविड क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है। तो इसलिए जो हम जो दूध कलेक्ट करते हैं, अभी तकरीबन 36 लाख किसानों से 250 लाख लीटर प्रतिदिन, उसमें 1 भी मिनट का डिसरप्शन नहीं आया। हमको सबको मालूम था कि ये कोविड में आने वाला है, जो क्योंकि बाकी कंट्रीज में आ गया था, लॉकडाउन होगा ही होगा, तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर थे। क्योंकि दूध एसेंशियल प्रोडक्ट में आता है, तो हमने पहले से ही अपने गांव में जो प्रिकॉशंस रखने शुरू कर दिए। दूध के कलेक्शन में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क का यूज करना, ट्रक्स का सैनिटाइज होके जाना, हमारी प्लांट्स में जो हमारी थर्मल स्क्रीनिंग करनी, हर गाड़ी जो भी ट्रक आता है, जो भी बाहर के लोग आते हैं, उनको सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, पैकेजिंग, वो पूरी प्रिकॉशंस रखी। तो एक भी दिन हमारा दूध का कलेक्शन में कोई फर्क नहीं आया। अभी आ जाता है दूध का, मिल्क प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन में।
तो जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो हमारे पास थोड़ा पुराना एक्सपीरियंस था मिल्क को डिस्ट्रीब्यूशन को, कि जब मुझे याद है जब मैं गुजरात में अहमदाबाद में पोस्ट था लेट 80s में 90s में, तो महीनों तक कर्फ्यू रहता था बिकॉज ऑफ रॉयट्स के कारण। तो हमको मालूम था जब भी कभी ऐसी है तो हमको हर गाड़ी हर ट्रक के ऊपर लिखना है एसेंशियल प्रोडक्ट अमूल मिल्क, तो कोई भी पुलिस वाला कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला रोकता नहीं। पर इस बार फॉर्चुनेटली क्या, जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करने के बजाय सामने से हमको फोन कॉल आने शुरू हो गए, चाहे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, या फिर डिफरेंट स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी का, जिसमें कि उन्होंने हमको बोला देखिए आपका दूध एसेंशियल सर्विस है, आपको दूध के प्रोक्योरमेंट में किसानों से और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमको बताइए। और प्रैक्टिकली छोटी मोटी ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम आएगी, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम थी, पर जो भी हम राइट लेवल पे हमने अप्रोच किया कलेक्टर को या सेक्रेटरी को या किसी को, एसपी पुलिस को उस डिस्ट्रिक्ट के, तो हमारी प्रॉब्लम विद इन फ्यू मिनट सॉर्ट आउट हो गई। और मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी भारत के 1000 शहरों में अमूल करता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात, इवन जयपुर, राजस्थान में सभी जगह, कानपुर, लखनऊ सभी जगह जाता है। हमारा एक भी मिनट हमारा मिल्क का ना पैकिंग या डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब हुआ। और सबसे पहले हमारे जो ड्राइवर्स आते थे बेचारे उनको आने के लिए, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उनको आने के लिए शुरू के 1-2 दिन दिक्कत हुई, तो उनको भी पासेस मिल गए और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा। और शुरू के 3-4 दिन तो दूध और जो फ्रेश प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड 15-20% बढ़ गई, लोगों ने पैनिक बाइंग की। फिर चौथे 5वें दिन 30% कम हो गई क्योंकि पैनिक बाइंग बंद होगी, होटल रेस्टोरेंट चाय की शॉप बंद होगी और कुछ रिवर्स माइग्रेशन हुआ, शहरों से लोग गांव में आएंगे। और अभी दूध की डिमांड मोरलेस नॉर्मल हो गई है। जहां होटल रेस्टोरेंट की डिमांड कम हो गई है तो घर की कंजम्पशन बढ़ गई है, तो घर पे बैठे खूब दूध, दही और छाछ और दूसरे प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। ऐसे जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, बटर है, घी है, चीज है, पनीर है, टेट्रा पैक मिल्क है, इन सब की डिमांड भी हमने देखा 15 से 50% बढ़ गई है और हम वो पूरे डिमांड पूरा कर रहे हैं और पूरी सेफ्टी मेजर रखी जा रही है। मैं इसमें ये कह सकता हूं कि इस पूरे जो महामारी आई, पूरे सिस्टम में, पूरे सप्लाई चेन में सबसे जो महत्वपूर्ण हमने देखा जो हमारी, कि हर मेंबर जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे किसान थे, चाहे ट्रांसपोर्टर, चाहे एम्प्लॉइज, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे सभी ने एक कदम आगे आके काम किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी ये मुझे ये नौकरी है या मेरा ये बिजनेस है, सबने ये सोचा कि ये मेरी देश के प्रति नेशनल ड्यूटी है, क्योंकि मुझे ये फूड प्रोवाइड करना है, मुझे किसानों को देखना है कि उसका दूध उसके सही टाइम पे प्रोक्योर हो जाए। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं कि दूध की या दूध के प्रोडक्ट्स में कोई कमी आएगी, मिलता रहेगा, पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं और प्राइस भी ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ना ही किसानों को प्राइस कम दूध का होगा। तो इसके बाद मैं आपसे कहूंगा, आपको कोई प्रश्न पूछने तो आप मेरे से पूछें। जी सौरभ जी। सोडी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। दीज आर टेस्टिंग टाइम्स, तो आप एफएमसीजी इंडस्ट्री को कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं इस पेंडेमिक के कोर्स के दौरान और आगे? देखिए, एक जो एफएमसीजी इंडस्ट्री को काफी इसमें हमको लर्निंग भी, लर्निंग जो एक तो सबसे बड़ी है कि जो शुरू में क्या हुआ कि पैनिक बाइंग के कारण शेल्फ से ऑफटेक बढ़ गया, दुकानें खाली हो गई, लोगों ने जो भी टाइम मिलता ज्यादा से ज्यादा घर पे सामान खरीदना चाहिए। पीछे से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू में तो काफी अमूल ने मेंटेन की, काफी प्रोडक्ट हुई, तो पाइपलाइन खाली हो गई। तो एफएमसीजी लाइन को ये देखना कि अपनी सप्लाई चेन को कैसे ऐसी सिचुएशन में जल्दी से जल्दी लाइव करना है। उनके लोगों को सीखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ सच इवेंचुअलिटी कौन सी अथॉरिटीज को कहाँ अप्रोच करना है। अगर आपका ट्रक मान लीजिए गोवा के नाके, गोवा स्टेट के बॉर्डर पे रोक लिया जाता है, तो आपको कौन से एसपी को, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के एसपी को फोन करना है कि आपका दूध एसेंशियल में आता है या आपके बिस्किट एसेंशियल में आते हैं या आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट। सेकेंड किसकी, आपको इसमें थोड़े अलग सिचुएशन थी कि आप ज्यादा लोगों को ऑफिस में नहीं बुला सकते,
क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखनी है, मेट्रो सिटीज में लोगों की ट्रेवल दिक्कत थी, तो कैसे रिमोट से ऑपरेट करना है, कैसे घर बैठे आपको इनवॉइसिंग करनी है, कैसे बैंकिंग करनी है, सबसे ज्यादा कि आपके जो वेयर हाउसेस को उसको कम से कम लोगों में कैसे चलाने का, और जो शॉर्ट विंडो मिली, देखिए दुकानदार जो खुलते हैं अभी 2 से 6 घंटे, 2 से 8 घंटे खुलता है शहरों, जैसे हम गुजरात में आने में सिर्फ 2 घंटे, तो इस 2 घंटे या 6 घंटे में आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भी माल देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को दुकानदार को भी माल देना है, और दुकानदार को बेचना भी है। तो सप्लाई चेन को कैसे एफिशिएंट करना, हमने देखा हमारी आइसक्रीम की सप्लाई चेन इनिशियली काफी आइडल पड़ी थी, क्योंकि आइसक्रीम की सेल काफी कम हो गई आउट ऑफ, और ऐसे होरेका की सप्लाई चेन खाली पड़ी, तो हमने उसको इमीडिएटली रातों रात शिफ्ट किया इसकी तरफ, डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रेश प्रोडक्ट, क्योंकि वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी वर्किंग कैपिटल, उनकी मैन पावर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स की जो शॉर्ट विंडो में यूज हो सके। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि भी जो होरेका सेगमेंट की डिमांड कम हो गई थी, वहां की जो हमारी प्रोडक्शन लाइन थी उसकी लेबर की हमने दूसरे जो एसेंशियल प्रोडक्ट की तरफ उसको भी शिफ्ट। तीसरा हमने 25 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट किया कि देखिए कम्युनिकेशन, देखिए हर कंपनी को देखना चाहिए कि आपके जो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अमूल में हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है, फार्मर्स जो दूध प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसपोर्टर जो दूध का तकरीबन हमारे 5000 टैंकर मिल्क टैंकर और 10,000 मिल्क वैन एट एनी गिवन टाइम रोड पे होते हैं। इसके अलावा 10,000 ट्रक्स जो होते हैं हमारा माल भारत में दूसरी जगह लेके जाती है, और 25,000 ट्रक एट एनी गिवन, उनको कम्युनिकेट करना, हमारे एम्प्लॉइज को, हमारे वर्कर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कलेक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं और जो कंज्यूमर हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनको पर्पस कम्युनिकेट। तो हमने सबसे पहले दिन सबको कम्युनिकेट किया कि ये आप एसेंशियल सर्विसेज से आपको ये काम करने का, तो लोग एक कदम आगे आके काम किया। तीसरा हमने क्या किया कि ये जो मुश्किल टाइम में लोग आएंगे, रिस्क लेंगे, तो उनको कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी देने चाहिए। तो हमने जो भी लेबर काम करने आता था फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, उसको जब रिम्यूनरेशन देते थे, जो उसको पगार देते थे, उसमें तकरीबन 30 से 50% की बढ़ोतरी। ट्रांसपोर्टर्स का खर्चा बढ़ा दिया, हर ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि रोड पे रेस्टोरेंट बंद है, ढाबे बंद है, तो हर डेयरी प्लांट पे 24 घंटे खाने का लंगर टाइप का इंतजाम कर दिया, जितने भी वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट, सब किसी भी टाइम में चाय नाश्ता खाना मिले। तो लोग एनकरेज थे, नो डाउट सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी मेजर रख के हर ट्रक में। तो बाकी एक लर्निंग हमने ये देखा कि हर एफएमसीजी कंपनी को, हर कंपनी को देखना है कि कैसे मुझे मल्टी करना, मल्टी मीन मल्टी टास्किंग, कुछ लोगों से ज्यादा काम, मल्टी प्रोडक्शन बेस। आप एक जगह के पे अगर मेजर सिटीज में मेट्रो में रखेंगे, लेबर नहीं मिली, कंटेनमेंट जोन में आ गया, तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाते। मल्टी प्रोडक्ट, अभी हमारे क्या है कि अगर मान लीजिए आइसक्रीम की सेल थोड़ी कम हो गई है या कुछ होरेका की, तो हमारे पास दूसरे सेगमेंट है दूध को डाइवर्ट करने। फिर मल्टी सेगमेंट, आपको खाली होरेका सेगमेंट के लिए अगर फूड प्रोडक्ट रहना तो आपका बिजनेस जीरो, जैसे ट्रेवल हो गया, तो आपके प्रोडक्ट हर सेगमेंट के लिए। फिर मल्टी चैनल, हम खाली ई कॉमर्स या मॉडर्न ट्रेड पे डिपेंड, हमने जनरल ट्रेड भी अलाइव रखा, मॉडर्न ट्रेड भी और ई कॉमर्स भी। अगर कई सिटीज में मॉडर्न ट्रेड बंद हो गया तो हमारा जनरल ट्रेड काम कर रहा है, कई सिटीज में शुरू के 3-4 दिन ई कॉमर्स बंद हो गया, आपके पास जनरल ट्रेड था। तो बिकॉज ऑफ दिस मल्टी टास्क, मल्टी, तो हमारा बिजनेस चलता रहा। और आने वाले टाइम में फूड प्रोडक्ट में आपको ये भी देखेंगे, थोड़ा सा लोगों का हेल्थ के प्रति, इम्यूनिटी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, उस टाइप के प्रोडक्ट कैसे पोजिशन। जी बिल्कुल सर। सॉरी साहब, मैं 3 सवाल ले रहा हूँ एक साथ ही, वो तीनों सवाल, और मुझे लगता है तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यूजीलैंड से अभिलाषा चौधरी जी हैं, उनका सवाल ये है कि वहां पर जो दही मिलता है उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 40 से 45 दिन है। बोले अमूल इस तरफ क्यों नहीं प्रयास करता जिससे कि डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज किया जा सके। उसी के साथ दूसरा एडजॉइनिंग सवाल है सौरव रावल का, वो ये कह रहे हैं कि जो अमूल के प्रोडक्ट्स हैं वो जब रिटेलर के पास तक आते हैं तो वो एक्सपायरी के करीब होते हैं,
और तीसरा है सतीश त्रिवेदी का कि इस जो कठिन वक्त है इसमें आप कैसे क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं पूरे बाजार में। पहले मैं न्यूजीलैंड का क्वेश्चन लूंगा बलाशा जी का। देखिए 40 दिन का आप दही अगर बनाएंगे, वहां पे तो लोग दूध भी 40 दिन, उतनी आपको इन्वेंट्री, लोगों के पास वहां टाइम नहीं, वहां पे आप घर में रेफ्रिजरेटर चाहिए आपको। अगर दही 40 दिन का लाएंगे तो आपको अच्छी रेफ्रिजरेटर। भारत में तो देखिए हमको फ्रेश खाने की आदत है। अगर आपको रोज दूध दही फ्रेश आपकी नेक्स्ट शॉप पे या आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, उसमें क्या पैकेजिंग का खर्चा भी कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। वहां पे अगर आप जितनी भी आप शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करेंगे, आपको पैकेजिंग का, कोल्ड चेन का, रेफ्रिजरेशन का खर्चा बढ़ेगा जो प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। और अभी हमारे पास लॉन्ग शेल्फ लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं। आप पनीर देखिए फ्रेश 7 दिन का भी मिलता है और वही फ्रोजन पनीर 12 महीने का भी मिलता है, तो कॉस्ट बढ़ती है। भारत में अभी इसकी जरूरत नहीं है। बाकी किसी ने बोला कि अमूल के प्रोडक्ट रियल एक्सपायरी, देखिए कहीं ऐसा कोई इतना ऊंचा केस होगा, कहीं सी दुकान पे कोई बंद हो गया पुराना कोई प्रोडक्ट। अभी तो आप कहीं पे चले जाइए, आपको एक हफ्ते से लेके 1 महीने पुराना प्रोडक्ट होगा। अगर पुराने प्रोडक्ट एक्सपायरी के प्रोडक्ट बनेंगे, आजकल कस्टमर इतना जागरूक है कि वो लेता ही नहीं है, दुकानदार भी नहीं लेता। तो कोई ऐसा कोई रेयर केस होगा, अगर उसकी डिटेल्स मिले तो हम देख सकते हैं। क्वालिटी की बात करें, देखिए दूध में ये एपिडेमिक का इसी कारण नहीं, अमूल में या किसी फूड फैक्ट्री में काफी क्वालिटी के स्ट्रिंजेंट होते हैं। हमारा दूध का क्वालिटी का पहला चेक होता है जब हम दूध प्रोक्योर करते हैं किसान से। दूसरा क्वालिटी का चेक होता है जब वही दूध टैंकर में डेयरी में आता है। तीसरा जो हम दूध की पैकिंग करने से पहले या कोई भी प्रोडक्ट पैकिंग, और चौथा आता है जब वही दूध या दूध के प्रोडक्ट मार्केट में डिस्पैच, तो चारों जगह हमारे दूध की क्वालिटी का चेक होता है। और इस एपिडेमिक में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट क्वालिटी के नॉर्म्स है। तो प्लीज रेस्ट एश्योर, अमूल या किसी भी कोऑपरेटिव, राजस्थान में जो फॉरेस्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी है उनकी, क्योंकि वो सब देखिए ये ऑपरेशन प्रोडक्ट के अंदर डॉक्टर वर्गीस पुरी ने रखे हैं। तो क्वालिटी को लिए सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस दी। अब किसी भी कॉर्पोरेट ब्रांड का कोई भी डेयरी प्रोडक्ट होगा तो प्लीज रेस्ट एश्योर कि क्वालिटी में नंबर 1। जी सौरभ जी। जी सोडी साहब, आप कह रहे थे, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। भारत बहुत बड़ा देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ हर एक स्टेट अपने आप में एक यूरोप की कंट्री के बराबर है। तो कैसे अमूल और एफएमसीजी इंडस्ट्री एट लार्ज, कैसे अमूल इसको देखता है? क्योंकि हर एक स्टेट एक अपॉर्चुनिटी के बराबर है। जयपुर का कंज्यूमर और जोधपुर का कंज्यूमर या इंदौर का कंज्यूमर बहुत अलग तरह से बिहेव करता है। तो इसके बारे में अमूल कैसे देखता है? सौरभ जी, आपके बात सही है कि भारत अगर पूरा यूरोप आ जाए, उससे ज्यादा भारत में दूध का कंज्यूमर। इस वक्त भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंट्री है और सबसे बड़ी मार्केट है। पूरा यूरोप एक साइड और भारत उससे 20-25% ज्यादा है। अमेरिका से 3 गुना ज्यादा बड़ी मार्केट है, इसलिए पूरा विश्व भारत में आना चाहता है। और भारत में जो अगर आप डिफरेंट स्टेट देखिए, सबसे ज्यादा जो यहाँ है दूध की खपत है। और दूध की खपत भी प्रति व्यक्ति अलग अलग है। अगर आप नॉर्थ और वेस्ट में देखें तो प्रति व्यक्ति कंजम्पशन ज्यादा है, साउथ में उसके बाद, और ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में प्रति व्यक्ति खपत। तो अभी क्या अमूल देखिए, हमने सभी जगह, दूध ऐसी चीज है कि आप एक जगह पैक करके पूरे भारत को फीड नहीं कर सकते। तो जैसे अमूल अगर आप बात करें, हमने अपना दूध का प्रोक्योरमेंट गुजरात में भी रखा है और इस वक्त तक 20 से 22% ऑफ दूध भारत के दूसरे राज्य से। राजस्थान से अभी हम 20 लाख लीटर ले रहे हैं, महाराष्ट्र से 18 लाख लीटर ले रहे हैं, पंजाब से 2.5 लाख लीटर ले रहे हैं, यूपी से 8 लाख लीटर ले रहे हैं, वेस्ट बंगाल से 6 लाख। और ये दूध वहीं प्रोक्योर होकर वहीं प्रोसेस वहीं की मार्केट में जाता है। जो कम पड़ता है वो हम यहाँ से बेचते हैं। दूध, दही, मक्खन, घी, ये भारत के सब राज्यों में कंजम्पशन होती है। अब घी की बात करें, घी है सब जगह वही लगता है, पर थोड़ा सा उसका प्रोसेसिंग डिफरेंट होता है। नॉर्थ और वेस्ट में जो घी बनता है कम टेम्परेचर का होता है, जबकि साउथ में और ईस्ट में हाई हीट पे ज्यादा बॉयल किया हुआ घी बिकता है। तो वो थोड़ा हमने चेंज कर रखा है। बाकी ईस्ट में वो मीठा दही ज्यादा खाते हैं, बटर मोरलेस वही चलता है। तो लोकल जो मिठाई होती है वो डिफरेंट होती है, पर नेचुरली हमको थोड़ा लोकल पैकेजिंग की डिफरेंसेस होती है। कहीं पे बड़ा पैक पसंद करते हैं, कहीं पर अमूल ने इस वक्त हमारे पूरे भारत में
65 हमारे सेल्स डिपो या वेयर हाउसेज हैं प्रोडक्ट्स के, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर है और तकरीबन 10 लाख रिटेलर्स के थ्रू हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सोडी साहब, एक सवाल ये हम जानना चाहते हैं, आपने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि एक भी दिन आपने कलेक्शन बंद नहीं किया, एक भी दिन आपने ना तो आपने प्राइस नीचे किए, लेकिन जो दूसरी डेयरियां हैं देश में जो काम कर रही हैं उनमें प्राइसिंग को भी लेके उन्होंने किसानों के दाम घटा दिए जहां से वो कलेक्शन कर रहे हैं, और कलेक्शन भी एक दिन छोड़कर एक दिन हो रहा है। तो ऐसा क्या मॉडल हो कि इसका जो इम्पैक्ट जो किसानों पर जा रहा है एक बड़े लार्ज एरिया में वो रोका जा सके और डेयरियां इसको वापस इस तरह कर सके, कलेक्शन भी हो और दाम भी ना घटाए जाए, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तिवारी साहब, ऐसा जो आपने सही बोला कि कई एरिया से जहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर या कोऑपरेटिव काफी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, वहां से शिकायत है कि किसानों को कलेक्शन कम हो गया, उनको भाव अच्छा नहीं मिला, कई लोगों को अपना जो दूध था बहाना पड़ा या सब्जियां या कुछ। उसका कारण क्या होता है कि दूध में, अगर देखिए, दूध एक पेरिशेबल है, अगर किसी डेयरी ने और किसी भी डेयरी के पास एक दिन से ज्यादा दूध हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती, ये रनिंग पाइप होता है। अब आपके पास डेयरी में दूध आ गया, या तो आपने उसके प्रोडक्ट्स बनाए या दूध पैक करके बेचा, या फिर आपको अगर दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आपको उसको कमोडिटी ताकि मिल्क पाउडर और व्हाइट बटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल हो जाए। जब गर्मियों में आपको बाद में दूध की जरूरत पड़े तो आप उसको पाउडर को और व्हाइट बटर को वापस दूध में कन्वर्ट कर सके। तो क्या हुआ कि जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो जो छोटी छोटी दूध के वेंडर्स थे, जो मिठाई वाले थे, छोटे छोटे आइसक्रीम वाले थे, छोटी छोटी डेयरीज थी जो दूध लेके मिल्क पाउडर, उन्होंने दूध लेना कम कर दिया या बिल्कुल बंद कर दिया। तो गांव में दूध सरप्लस हो गया। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर थे, जैसे राजस्थान में सरस है या गुजरात में अमूल है, तो हमारे पास दूध ज्यादा आना शुरू हो गया। आज की तारीख अमूल के पास तकरीबन 15 से 17%, राजस्थान में सरस के पास 30%, पंजाब में वेरका के पास 40%। अगर आप बात करें, दूध ज्यादा आ रहा है, हरियाणा के पास कॉपरेटिव 40% दूध ज्यादा आ रहा है। तो पर हमारे लोगों की भी कैपेसिटी, क्योंकि उतना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मिल्क कलेक्शन को हैंडलिंग का, तो जितना हो सकता हम दूध, और हमने दूध के भाव कम नहीं किए। तो जो छोटा व्यापारी है, जो दूध का वेंडर है, जो दूध हैंडल नहीं कर सकता, या तो बंद करेगा या दूध का कलेक्शन कम करेगा। तो ये जो दूध का कलेक्शन कम हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ रहा, भाव कम हुए, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है? वो सभी पेरिशेबल तो होने, चाहे सब्जी है, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे पोल्ट्री है, चाहे दूध जहाँ पे नहीं करे। अभी क्यों किसान इनका उत्पादन कम करेगा, आप देखते जाइए, आने वाले 2-3 महीने में पोल्ट्री का उत्पादन कम हो जाएगा, सब्जी का उत्पादन कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कंजम्पशन तो हो रहा है, क्योंकि हमने किसी ने भी दूध, दही, सब्जी का कंजम्पशन कम नहीं किया, हमने पाइपलाइन का स्टॉक खा लिया। तो आने वाले टाइम वही दाम बढ़ेगी तो उत्पादन कम हो जाएगी। तो हमको ये देखना कैसे जल्दी से जल्दी किसान को प्रोत्साहित करके पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाए, और उत्साहित किसान तभी होगा जब आप उसके प्रोड्यूस को सही दाम पे खरीदें। जी सौरभ जी। सर, इंडिया, सोडी साहब, इंडिया प्रेजेंट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, जो अपन अभी बात भी कर रहे थे। पेंडेमिक के कोर्स में फ्यूचर अनलॉक कैसे इस पोटेंशियल को करा जाएगा? क्या डिस्ट्रप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन में? क्या डिस्ट्रप्शन होगा नए इनोवेशंस में? आप लोगों ने इम्यून मिल्क निकाला, तो क्या इसको, हाउ आर यू लुकिंग एट इट? देखिए, जो डिस्ट्रप्शन होना था वो तो हो गया। अभी तो ग्रेजुअली एवरी डे थिंग्स आर सेटल डाउन। जो टुडे इज बेटर देन द यस्टरडे। अभी अगर मैं बात करूं अमूल में, अप्रैल महीने में हमारी जो सेल है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जैसे दूध की अभी अप्रैल के बराबर चल रही है। हाँ, प्री कोविड से जो 7-8% कम है, पर बाकी प्रोडक्ट्स की 15 से 50% बढ़ेगी। तो एवरेज अप्रैल सेल पिछले साल के बराबर हो गया। अभी बढ़ेगा। अभी क्या होगा कि आने वाले टाइम में, जैसे मैंने आपको बोला कि हमको वी फोर्सी की प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो किसानों को दूध का भाव अच्छा नहीं मिला। तो हमको ये देखना है कि हमको दूध, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है, तो हमको प्रोक्योरमेंट कैसे बढ़ाना है।
फॉर्चुनेटली क्या हो गया, जो अभी हमारे पास दूध पर ज्यादा आ रहा है उसको हम कमोडिटी में, मतलब स्किम मिल्क पाउडर, व्हाइट बटर में चेंज कर रहे हैं, जो दिवाली तक हमको खप जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि फाइनल प्राइस किसकी बढ़ी नहीं है और कंजम्पशन बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जितनी भी बाकी एफएमसीजी कंपनी, उनको ये देखिए आने वाले टाइम में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट को कैसे सही प्राइस पे खरीदे, अभी खरीदे कि बाद में खरीदे, तो प्राइस वो बढ़ने वाली है, मैं आपको भी सबको बोल देता हूँ, और डिमांड भी बढ़ने वाली है। दूसरा क्या है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अभी हेल्थ पे ज्यादा रहने वाली, इम्यूनिटी। आपने बोला, देखिए हमारे जो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में क्या होता है, फैट और प्रोटीन होता है, जो ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया, बेस्ट इम्यूनिटी प्रोडक्ट। अगर आप छाछ और दही और बाकी चीज और पनीर जितना खाएंगे, बॉडी की इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, विटामिन ए, डी, B12 सब उसमें होता है। तो आने वाले टाइम में आपको ये देखना है कि कैसे आप प्रोडक्ट को आप पोजीशन कर सकते हैं कि इट इज गुड फॉर हेल्थ, और कैसे इम्यूनिटी का। तीसरा आपको ये देखना है कि भी जैसे जैसे थिंग्स आर गेटिंग इनटू प्लेस मार्केट में, आपको कितनी जल्दी जो आपकी पाइपलाइन खाली हो रही है उसको बनना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनी में पाइपलाइन खाली है, जितना माल बिक गया या बिक रहा है उतना पीछे से नहीं आ रहा। तो कितनी जल्दी से जल्दी आप नॉर्मली अबव नॉर्मल जाके उस पाइपलाइन को फिल करें, और आपकी जो एम्प्लॉयज है उनको कैसे सिस्टम में लाके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, क्योंकि थोड़ा सा डिसरप्शन हो गया लोगों की वर्किंग में। जो लेबर आपकी चली गई है उनको कैसे वापस लाना है, कैसे आपका प्रोडक्शन बेसिस को लाना है। जैसे हमारे पैकेजिंग मटेरियल की, शुरू में हमारे 1 हफ्ता 10 दिन पैकेजिंग मटेरियल की दिक्कत थी, पर अभी एवरीथिंग इज मोर आउट, प्लांट्स आर वर्किंग। सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लोग, पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट मोर एफिशिएंटली, थिंग्स विल बी सेटलिंग एवरी डे बेटर। सोडी साहब, एक बात जो अभी सामने आ रही, जो मार्केट रिसर्च बोल रही है कि एफएमसीजी में लगातार, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो लगातार क्रैश लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं अपने सेल्स चार्ट में। तो एक जो बात बार बार हमारे कई यूजर्स भी पूछ रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड जो यूजर बिहेवियर होगा वो किस तरह का होगा एफएमसीजी मार्केट को लेकर। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने डेफिनेटली बोला कि एक बात तो है कि पोस्ट कोविड थोड़ा सा कुछ महीने तक बाहर जाना कम होगा। लोग बाहर जाएंगे या तो जॉब के लिए या एसेंशियल के लिए, ट्रैवल कम हो जाएगा। नेचुरली ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तो डिमांड का, आपकी पार्टीज कम होगी, गेट टुगेदर कम होगी, आप बाहर जाएंगे तो इनका कंजम्पशन कम होगा ही होगा। आउट ऑफ होम फूड की कंजम्पशन कम हो जाएगी, रेस्टोरेंट की। आउट ऑफ होम जो हमारे खाने पीने की, जैसे जो हम घर के बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं या घर के बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जितना भी वो कम होने ही वाला है। तो वो प्रोडक्ट्स की डिमांड तो कम होने ही वाली है। पर अब आपको ये कंपनीज को ये देखना है, एफएमसी को देखने की, कैसे मैं अपना प्रोडक्ट इन होम कंजम्पशन के लिए बनाऊं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स दूं, किस टाइप की पैकेजिंग दूं, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कि मेरा इन होम कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि नॉर्मल होते होते 6 से 12 महीने लगेंगे। तो वो कंपनीज को सर्वाइव करना ही करना है 6 से 12 महीने। तो आप अगर कॉस्मेटिक कंपनी में हैं तो आपको ये देखना है कि कैसा प्रोडक्ट आप आपके प्रोडक्ट में लाएं जो इन होम कंजम्पशन में भी प्रोडक्ट लोग यूज करना शुरू कर दें। घर पे भी बैठे सेम टेक्नोलॉजी यूज करके, सेम ब्रांड यूज करके आप आपको कैसे। और एक सेकंड मैंने ये देखा, काफी कंपनी ने, काफी ब्रांड ने जो प्रोडक्ट का प्रमोशन है, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग है, तो जो ब्रांडिंग है बिल्कुल जीरो कर दी है। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही नॉर्मल होगा एकदम मार्केट में क्लटर होने वाला है, सब लोग कूदने वाले हैं, उसको कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। दिस इज द राइट टाइम, अगर आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, या कोई कस्टमर घर पे बैठा उसके पास बहुत टाइम। सौरभ जी। जी, सोडी साहब, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बहुत जरूरी है। कई ब्रांड्स ने अपनी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो कर ली है, और अमूल ने, हमने रामायण के दौरान भी देखा, प्रेस में भी देख रहे हैं, अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी रखी है। वो केवल प्रोडक्ट में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, हर तरह से। आपका एक बहुत बड़ा लॉयल कस्टमर बेस है और क्वालिटी हरदम से सेंटर स्टेज रहा है अमूल के केस में।
आने वाले टाइम में आप कैसे उसको और ज्यादा तरीके से वीमेंटली देखते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल और ज्यादा कोर हो जाएगा? सौरभ जी, आपकी पहली बात तो सही है कि हमने इस लॉकडाउन में अपना जो विजिबिलिटी पे जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया, तो वो तो नेचुरल था। देखिए क्या हो रहा, मार्च महीने में हमने देखा, फर्स्ट वीक से हमने ऑब्जर्व करना शुरू कि पूरे वर्ल्ड में कोविड फैलता जा रहा है, लोग ज्यादा न्यूज की तरफ जा रहे हैं, लोग न्यूज देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, जनरल एंटरटेनमेंट कम हो रहा है। तो हमने अपना जो एडवर्टाइजिंग का बजट था न्यूज चैनल, न्यूज पेपर में बढ़ाना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि वहां पे ज्यादा टाइम जो और जनरल। दूसरा हमने देखा ये जो रामायण का और ये महाभारत का स्टार्ट हुआ लॉकडाउन में, तो हमको लगा कि आजकल थोड़ा कस्टमर न्यूज तो देख ही रहा है, तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, और ये फैमिली की तरफ, फैमिली कुकिंग हो गया, फैमिली में, तो हमको ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी और हमने उसके लिए, और हमको भी लगा कि ये जो इस वक्त लॉकडाउन पे जो हमारे जो कंज्यूमर घर पे रहता है, ये बिल्कुल अनक्लटर है, एकदम अनक्लटर हो गया, एकदम पूरा अनडिस्टर्ब और व्यू मिलेगा टॉप। तो इसलिए हमने थोड़ा खर्चा अपना 1.5-2 गुना बढ़ा दिया आने वाले टाइम में, बिकॉज मुझे क्या लगता है कि हमारा डिमांड जो ब्रांडेड पैक प्रोडक्ट्स की फूड में बढ़ने वाली है। अब कस्टमर जो लूज दूध पीता है या लूज जो दूध दही खरीदता है या लूज कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की डिमांड कम होगी। रिलायबल रेपुटेड जो रेपुट वाले ब्रांड है उनकी तरफ कस्टमर का झुकाव बढ़ने वाला है। तो जो भी फूड या एफएमसीजी कंपनी, इनको ये देखना है कि कैसे मेरे ब्रांड को कस्टमर के दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड लाऊं, क्वालिटी का कैसे इमेज इंप्रूव करूं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी कैसे बढ़े। जी सोडी साहब, आपने सही बात कही कि अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, कि यही सवाल बार बार जो इंडस्ट्री से निकल के आ रही है, प्रोनाउंस हो रही है, वो यही कह रही है कि जो सिंगल ब्रांड है और जो लग्जरी रिटेलर्स हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है ये बाजार में जो आने वाले दिन हैं। तो वो क्या वाकई में उस तरह की आशंकाएं खड़ी हो रही हैं, या फिर उसके भी रास्ते हैं जिस तरफ बढ़ करके इन चीजों को सुधारा जा सकता है? ऐसा देवर जी, इंडिया इज अ मार्केट, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल। अभी अगर इकोनॉमी में जो थोड़ा सा झुकाव आया, तो उस सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है हाई एंड प्रोडक्ट के लिए। मैं मानता हूँ लग्जरी प्रोडक्ट की इमीडिएट फ्यूचर में थोड़ा डिक्लाइन आएगा, पर बाद में तो देखिए 6 महीने बाद तो डिमांड नॉर्मल होने ही वाली है। लोग कपड़े भी खरीदेंगे, घड़ियां भी खरीदेंगे, ज्वेलरी भी खरीदेंगे, और बाकी लग्जरी कारें और कार्स वगैरह भी। कार्स की डिमांड तो शायद बढ़ेगी अभी। लोग सुधा ऑटो ऑटो के जो लोग ऊबर जाते हैं, उसके लोग अपनी कारें ज्यादा खरीदना या स्कूटर मोबाइल खरीदना पसंद करेंगे। तो डिमांड तो बढ़ने वाली है। आपको ये देखना है कि भाई मेरा जो लग्जरी प्रोडक्ट कैसे मास अपील के बनाने, लोअर मिडिल क्लास के लिए अगर मुझे कॉस्मेटिक में, तो कैसे लोअर मिडिल क्लास को मुझे टारगेट करके प्रोडक्ट को बनाना है। तो डिमांड डेफिनेटली इंडिया में देखिए 135 करोड़ लोग हैं, इससे बड़ी मार्केट इंडिया, ग्रोथ अच्छी आ रही, पूरे विश्व में ग्रोथ नहीं, इंडिया में फिर भी ग्रोथ आ रही है। तो भारत में मार्केट तो बढ़ने वाली है, डिमांड भी बढ़ने वाली है। हमको ये देखना कि मुझे अपने प्रोडक्ट या मुझे अपने ब्रांड को ये बढ़ती ग्रोथ के लिए कैसे सबसे सूटेबल करना है, कैसे नीड को जस्टिफाई करना है। तो आपको जो प्रोडक्ट में या पोजीशनिंग में या डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंजेस ला रहे हैं, वो चेंजेस है, डिमांड है, मार्केट है। अब हमको चेंज करना है, वो हमको देखना है कि हमको कैसे चेंज करना। जी बिल्कुल सही बात है। सौरभ जी क्या सवाल करेंगे? हाँ, तो सोडी साहब का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है शैलेंद्र जी। मतलब सर को सुन के बिल्कुल लग रहा है कि दीज आर टाइम्स, लेकिन अगर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब सही तरह से सॉर्टेड है, तो देयर इज इनफ स्कोप फॉर द प्लेयर। सोडी साहब, इंडस्ट्री एट लार्ज को आप कैसे, आपने जैसे भी ऑटो का बताया एग्जांपल कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं लोग अवॉइड करेंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की सेल बढ़ेगी, तो उनको प्लेयर्स को भी उस तरह से एक्ट करना चाहिए। बाकी कोर इंडस्ट्रीज को आप क्या इस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री क्या होता है कि सबसे पहले जो अभी इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, देखिए जो टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री है, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री
सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री को आगे आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ग्रेजुअली इस पे कैसे उनको अपने जो उनके स्टेक होल्डर उनको इस डिफिकल्ट कठिन टाइम में अपने को कैसे आगे लेके जाने का है, ये सबसे बड़ी बात। देखिए, आप अगर दुकान बंद करके बैठ जाएंगे तो आगे आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आपको ये देखना है कि मुझे अपनी दुकान भी चलानी है, पर आपके खर्चे में, पर आपके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनको भी पूरा विश्वास में लेके उनको भी जीवित रख के आगे जाने। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री बंद होने वाली नहीं है, लेट मी टेल यू, कोई भी इंडस्ट्री बंद होने वाली नहीं है। हर का अपना अपना इंक्यूबेशन पीरियड है, हर को अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा और आगे चलेगा। चाहे वो देखिए कपड़े की इंडस्ट्री है, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री है, चाहे ड्यूरेबल है। अब ड्यूरेबल की सेल आजकल दुकानें बंद है, पर जैसे दुकानें खुलेगी लोग खरीदने ही वाले। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली है। हाई एंड प्रोडक्ट की जगह जो आपको वैल्यू फॉर मनी, जो आपकी नीड को सेटिस्फाई, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वट एवर यूज से ऊपर लेवल पे पैसा कम मिलने वाला ही है। जी थोड़ी साहब, सही बात आपने जी। कही कि एक पोस्ट कोविड एक बड़ा चेंज दिखाई जरूर देगा। जैसे पिछली बार जब चीन में सार्स वायरस का हमला हुआ तो वहां अलीबाबा जो रिटेल चेन थी वो ऑनलाइन चेन में कन्वर्ट हो गई और दुनिया की बड़ी एक ऑनलाइन चेन बनकर खड़ी हो गई। आपको क्या लग रहा है, हिंदुस्तान में भी ऐसे चेंजेस दिखाई देंगे कि हमारा जो रिटेलर जो दुकान खोल करके बैठा है, लाइक दैट आपके भी जो मैक्सिमम रिटेलर हैं वो एक छोटे छोटे दुकान खोल करके बैठे हैं और चेन नेटवर्क काम कर रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे या फिर वो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉड्यूल है वही सरवाइव करेगा? देखिए, अभी भारत में अगर पूरी पोजीशन देखें तो इस वक्त तकरीबन एफएमसी या फूड में तकरीबन 82 से 83% अभी भी नॉर्मल जनरल ट्रेड है, जो ट्रेडिशनल ट्रेड है। ठीक है, तकरीबन 13 से 14% है ये मॉडर्न ट्रेड है, और अभी 3% के करीब आ जाता है ये जो ई कॉमर्स है। स्टेट वाइज, सिटी वाइज डिफर करेगा। किसी सिटी में 50% तक मॉडर्न ट्रेड पहुंच गया और बेंगलोर बॉम्बे में ई कॉमर्स 10 से 15% पहुंच गया। पर आप जितना छोटे शहरों में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, वहां पे तो अभी भी 90, उड़ीसा में जाएंगे तो अभी भी 97% तक जनरल ट्रेड ही है। आप गुवाहाटी में जाएंगे, आप रांची में जाएंगे, आप पटना में जाएंगे, तो ये डिपेंड करता है। हाँ, आने वाले टाइम में देखिए ई कॉमर्स रहने वाला है, पर जब ये महामारी हुई मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जनरल ट्रेड को डिसएडवांटेज हुआ। रादर जनरल ट्रेड पे लोगों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ये जो शॉपकीपर नेक्स्ट डोर है। हाँ, अभी क्या है, कुछ प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जिसमें लोग ये जो जनरल ट्रेड को ऑनलाइन ला रहे हैं, ताकि अगर आपको जिस शॉप से आप रोज खरीदते हो वहां पे जाने के, आप ऑर्डर देने के बजाय घर बैठे एक ऐप पे उस दुकानदार को आप ऑर्डर दीजिए, और दुकानदार जब भी उसके ऊपर सुबह या शाम को स्लॉट होगा, या तो आपके घर पे डिलीवरी कर देगा, या जब आप वहां से पास से निकलेंगे तो आप अपना कलेक्शन कर सकते हैं। वो थोड़ा बढ़ रहा है, उसमें भी 2-3 बड़े प्लेयर्स काफी लगे हुए हैं, और उसका मुझे काफी स्कोप लगता है, स्पेशली बड़े शहरों 1 लाख प्लस सिटीज में। उसका जो मुझे ऑनलाइन जनरल ट्रेड को ऑर्डर देने का भी, क्योंकि आप ये देखिए जो हमारे लाखों लोग जनरल ट्रेड में काम कर रहे हैं, उनकी जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी बहुत बड़ी है। अगर कोई सेंट्रलाइज करना चाहेगा और होम डिलीवरी कराएगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होने वाली है बनिस्पत जो जनरल ट्रेड आपके घर से घर के पास है, तो उसकी डिलीवरी कॉस्ट तो कम होने ही वाली है और आपको भी कन्वीनियंट वही होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ऑनलाइन जनरल ट्रेड का प्रचलन बढ़ेगा बनिस्पत दूसरी चीज। सोडी साहब, एक बहुत अच्छा सवाल आया, डेयरी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं दिग्विजय विस्ट जी, वो ये कह रहे हैं कि क्या अमूल नियर फ्यूचर में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेटजी पर जा रहा है, होम डिलीवरी सिस्टम अडॉप्ट करने वाला है क्या अमूल खुद? देखिए, अमूल एज सच हम खुद मुश्किल है कि हम डायरेक्टली होम डिलीवरी करें, पर हमारे काफी पार्टनर हैं। जैसे मैंने बोला ई कॉमर्स है, अब दूध की होम डिलीवरी के हर शहर में आजकल बड़े शहर में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनके साथ हमारे पार्टनरशिप है। वो आपके घर पे दूध दही, आप उनकी ऐप पे जाइए,
आपको कितने लीटर दूध चाहिए, कितना दही चाहिए, कितना फर्नीचर डालिए, सुबह आपके घर के बाहर पड़े हो। ऐसे ही प्रोडक्ट्स में भी है, पर एज सच अमूल डायरेक्टली ई कॉमर्स पे, होम डिलीवरी पे हमारा जाने का कोई प्लान नहीं है। हम दूसरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो आने वाले, उनके साथ ही लगेंगे, उनको पार्टनर बनाएंगे, क्योंकि हम देखिए हर आदमी की अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंस होती है, प्रायोरिटीज होती है। हमारे किसानों की सबसे हमको ये देखना है कि किसानों को उनके दूध का भाव, जितना ज्यादा से ज्यादा दूध का संकलन या प्रोक्योरमेंट कर सके, एफिशिएंटली उसको प्रोसेस करके पैक कर सके और सब लोगों तक पहुंचाए। अभी ई कॉमर्स या होम डिलीवरी हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। जी सौरभ जी। सोडी साहब, आपका प्रोग्रेसिव व्यू देखा, एक लार्ज कॉर्पोरेट जैसे कि अमूल है, जिसमें आप लोगों के वेल स्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस हैं, रिसोर्सेज हैं। एसएमई इंडस्ट्री को अगर आप लोग देखें तो उसमें बहुत बड़ी भागीदारी है इंडियन इकोनॉमी में। उसको अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की किस तरह से करनी चाहिए दिस पैंडेमिक फेज के दौरान और फिर आगे? आप इनलाइटन करेंगे तो इट बी वेरी यूजफुल फॉर दीज पीपल। देखिए, एसएमई का, भारत की जो पूरी इकोनॉमी चलती है एसएमई बेस चलती है, क्योंकि जितना एफिशिएंट हमारा एसएमई है, क्योंकि वो लोकल रिसोर्सेज, लोकल मैन पावर और लोकल मार्केट को यूज करके विजिबिलिटी बढ़े। अब आप देखेंगे हर जगह कंट्री ब्रांड की जगह कोई भी प्रोडक्ट्स, एसएमई के प्रोडक्ट्स लोकल में ज्यादा चाहिए। तो मैं सब एसएमई को, चाहे वो फूड में हो, चाहे प्रोसेसिंग में हो, चाहे छोटे छोटे ड्यूरेबल प्रोडक्ट में, आपको ये देखना है कि आजकल देखिए टेक्नोलॉजी तो ऑफ द शेल्फ मिलती है, बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कीजिए, अच्छी स्किल मैन पावर, अच्छे रीजनेबल सैलरी पे रखिए और प्रोडक्ट ऐसा बनाइए जो आपकी आसपास की ज्योग्राफी को कैटर कर सके। उसमें आपका लोकल सोर्सिंग, लोकल मैन पावर, लोकल मार्केटिंग होगी, तो आप लोग किसी भी नेशनल ब्रांड को, नेशनल प्रोडक्ट को कम्पीट कर पाएंगे बहुत एफिशिएंटली, और प्रोडक्ट पोजीशनिंग, विजिबिलिटी भी बेटर कर पाएंगे। वो होगा ये 3 महीने। आप नेक्स्ट 3-6 महीने दिक्कत है कि आपका बिजनेस काफी इंपैक्ट हुआ है। उसके लिए मैंने जो आपको पहले बोला कि आपके जो स्टेक होल्डर्स है उनको कैसे एनकरेज करके, मोटिवेट करके सिस्टम में जितनी जल्दी हो सके लाने का है। और दिस इज द बेस्ट टाइम एसएमईज के लिए मार्केट में कैटर करने का, क्योंकि जो नेशनल ब्रांड, उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, उनको ज्यादा टाइम लगेगा कैटर करने के लिए। आप लोकल हैं, आपको देखना है कि मार्केट में मेरी जो प्रोडक्ट कैटेगरी में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, कहाँ पे वैक्यूम्स है, कहाँ, हम इसको कहते हैं खड्डे हैं। आप खड्डे ढूंढिए अपनी मार्केट में, उसको फिलअप कीजिए, वो मार्केट आपके साथ है। जितनी एफिशिएंटली, जितनी कॉस्ट इफेक्टिवली, जितनी आप लोगों को साथ लेके जल्दी कर पाएंगे, उतना ही आपका लॉन्ग टर्म में बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि वो खड्डे, जो हर्डल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं दूर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सोडी साहब, एक जो अगर मैं किसानों के प्रोस्पेक्टिव से पूछूं कि आफ्टर कोविड उन्हें किस तरह के मॉड्यूल चेंज अपने भीतर भी लाने पड़ेंगे, अपने प्रोडक्शंस को लेकर के और बाकी सारी चीजों को लेकर, जिससे कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी कंपनियों के साथ या समितियों के साथ एक अच्छे तरह से कदम ताल कर पाए आफ्टर कोविड? देखिए, किसानों को ने एक तो लेसन इस कोविड में ये लर्न किया कि जो किसानों की संस्था के साथ जुड़े हुए थे, जो बड़ी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ जुड़े थे, मेनली कॉर्पोरेट, उनका तो दूध भी गया और उनका दूध का भाव भी अच्छा मिला। और जो लोग मिल्क, जो बिचौलियों के साथ जुड़े हुए थे, जो लोग की मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जुड़े हुए थे, उनको काफी नुकसान करना। तो मैं ये कहूंगा कि किसानों को जहां पे भी, आप लोगों को ये देखना है कि आपको मिल्क, देखिए हर किसान भारत में बहुत छोटा है। अगर मैं पशुपालक की बात करूं तो 2, 3, 4 गाय भैंस होती है। ऐसे अगर आप कृषक किसान की बात करूं तो उसके पास भारत में जो लैंड होल्डिंग है तकरीबन 1 हेक्टेयर के करीब 80% लैंड। तो हमारा जो उत्पादन बहुत कम होता है, तो किसी भी किसान या किसी पशुपालक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने प्रोडक्ट का खुद
मार्केटिंग या मार्केट में जाके बेचूं या किसी अच्छे बड़े ग्राहक को बेच सकूं। तो आपको ये देखना है कि कैसे हम लोगों को ऑर्गेनाइज होना है। तो किसानों के लिए बेस्ट टाइम है कि आप ऑर्गेनाइज होइए, आप अपने प्रोड्यूस को एग्रीगेट कीजिए, चाहे वो कोऑपरेटिव के जरिए करिए, चाहे एफबीए के तरीके, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरीके, और इकट्ठे होकर उस प्रोड्यूस को किसी ऐसे सोर्स को, किसी ऐसे बायर को दीजिए जिसमें आपको स्टेबल और रेम्युनरेटिव प्राइस मिले, वो आपको आगे अच्छा मिलेगा। और दूध के लिए तो देखिए ऑलरेडी कोऑपरेटिव, काफी स्टेट कोऑपरेटिव है, बड़ी कंपनी है, तो उनके साथ जुड़ने के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। जी सौरभ जी। सोडी साहब, कंज्यूमर लॉयल्टी हरदम से अमूल के साथ रही है, तो कहीं ना कहीं अमूल का मॉडल टू अंडरस्टैंड कस्टमर इनसाइट, कस्टमर बिहेवियर बहुत ही रोबस्ट रहा है। कैसे आप इसको कंटिन्यूसली देखते हैं, मतलब अमूल इस तरफ इसको कैसे देखता है, और कैसे बाकी प्लेयर्स को आप एक एडवाइस देना चाहेंगे कि खासकर रिटेल मार्केट उसको कैसे एक अमूल मॉडल को, जो कि एक बेस्ट केस सिनेरियो है, उसको समझे और फिर उसके हिसाब से अपनी प्रोसेस को बदले? देखिए अमूल का जो मॉडल है, इसके दो फेस है। एक तरफ तो किसान जो दूध देता है, और एक जो कस्टमर है, जो आप लोग है दूध। तो हमको ये देखना है कि अमूल मॉडल जब तक ये दोनों लोगों को खुश नहीं रखेगा, सेटिस्फाई नहीं रखेगा, सही नहीं। तो हम सबसे पहला जो हमारा कदम है कि गिव मोर टू अर्न मोर, मतलब किसान को भी उसको अच्छा भाव मिले और कस्टमर को भी अच्छा प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे मिले, तो आपका बिजनेस चलने वाला है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप किसान का प्राइस और जो कंज्यूमर के प्राइस के अंदर मिनिमम डिफरेंस, तभी आप दोनों को खुश रख सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो एक तो स्टेबल और रेम्युनरेटिव प्राइस किसान को, चाहे चाहे अभी महामारी आई, कभी दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो मना नहीं करते कि अभी दूध नहीं चाहिए, तो उससे किसान का कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से ज्यादा ट्रस्ट, और ट्रस्ट में भी एक कदम आगे होता है ब्लाइंड ट्रस्ट। तो हमको ये देखना है कि कैसे हम किसान का, पशुपालक का और हमारे कंज्यूमर का ब्लाइंड ट्रस्ट विन करें, ताकि एक बार ब्लाइंड ट्रस्ट आप में हो जाते, वो होती है जैसी आपके धर्म में है, रिलीजन में है, आप फिर उसको क्वेश्चन नहीं करते। तो मुझे जो भी दूध पैदा होगा मुझे अमूल के मंडली में जाके देना है, या मुझे अगर मक्खन चाहिए तो घी चाहिए तो मुझे दुकान पे जाके वही खरीदने में, ना दाहिने देखता हूँ ना लेफ्ट देखता हूँ। तो वो आता ओवर पीरियड टाइम। हमने कभी भी किसी कस्टमर की डेस्परेशन का फायदा नहीं उठाया। आज मान लीजिए दूध कोई नहीं खरीद रहा और मैं दूध के भाव कम कर दूं, या आज मेरी बटर या घी की डिमांड बढ़ गई है तो मैं भाव बढ़ा दूं, जैसे कि एयरलाइंस में होता है, तो उसमें क्या था, आपकी जो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रहेगी ब्रांड। तो सबसे पहले आपको इन शॉर्ट टर्म कि आपको किसान को दूध का भाव अच्छा देना है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने हैं, वैल्यू फॉर मनी प्राइस चार्ज करनी है, और ब्रांड की जो इमेज है वो कस्टमर के टॉप ऑफ द माइंड रखना है। अगर ये चारों चीजें पे ध्यान रखेंगे तो आप 10 साल, 20 साल नहीं, 100, 200 साल तक बिजनेस कर सकते हैं, और आपका ब्रांड दिन ब दिन बढ़ता जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने सोडी साहब कि जब तक आप ब्रांड को पोजीशनिंग तभी है जब आप उसके नेटवर्क को यूज करें पूरी तरह से और नेटवर्क का भरोसा जीत करके चले। हमारा और आपका बिजनेस लगभग लगभग सेम है, हम लोग नेटवर्क के भरोसे से ही चलते हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिस तरह से कोविड स्टार्ट हुआ था तो एक ये सवाल खड़ा हुआ था कि साहब अगर आप प्लास्टिक पे इतनी देर रहता है, कागज पर रहता है, भले ही दुनिया भर के बयान आए, सारी चीजें आई कि इनके जरिए कोविड नहीं फैलता है, तो क्या आपको भी उस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कैसे आपने फिर वापस लोगों का भरोसा जीता कि नहीं, अगर अमूल का पैकेट आपके घर आ रहा है तो वो बिना कोविड आ रहा है, आप उसका तनाव ना लें। दूसरा कि आपका जो नेटवर्क है जो वो किस तरह से इस फाइट में आपके साथ खड़ा होकर के बाहर निकला और लोगों को कन्विंस करता रहा कि नहीं, ये कोविड के लिए, कोविड इससे आपके घर नहीं आ रहा है, ये सुरक्षित है कोविड से अमूल के प्रोडक्ट्स। देखिए जो सेफ्टी मेजर हमने फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से काफी स्ट्रिंजेंट कर दिए। जैसे गांव में जो हमारे किसान जब दूध देने मंडी में आता तो सोशल डिस्टेंसिंग रखी, फिर वहां पे हमने जो पूरा सैनिटाइजर और वो जो मास्क यूज किए। जो टैंकर दूध लेने जाते हैं पूरी डेयरी से निकलते सैनिटाइज होते हैं,
चैम्बर भी सैनिटाइज होता है, और वो जो क्लीनर वगैरह था वो भी पूरा वो पीईपी सूट लेके जाता है कि जब वो टैंकर से नीचे उतरे तो हम दूध अनलोड कर सकें। डेयरीज में भी पूरे मेजर लिए गए। अभी ऐसा होता है कि दूध अगर आप देखा जाए तो ये जब मंडली से दूध डेयरी में आता है तो पास्चुरेशन एक क्रिया होती है। पास्चुरेशन में क्या 72 डिग्री पे टेम्परेचर पहले गर्म किया जाता है और फिर दूध को 0 से 2 डिग्री पे ठंडा किया जाता है, ताकि उसमें कोई भी अगर बैक्टीरिया गर्मी वाला या सर्दी वाला दोनों खत्म हो। ये पूरा अनटच बाय हैंड होता है, ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद दूध पैक हो जाता है और पैक होकर क्रेट्स में जाता है। तो कहीं पे भी कोई भी कोविड का कहीं पे भी जाने का स्वाद नहीं। उसके बाद दूध जो 0 से 2 डिग्री रख के लोड होकर रिटेलर के पास, वहां तक कहीं पे दूध की जो पाउच था उस पर किसी का हाथ नहीं लगा। हाँ, जब रिटेलर से आपने खरीदा उस वक्त आपके अगर आपको कुछ डर लग रहा है तो बेस्ट है कि जैसे हमारे घर पे आपका दूध की थैली आई तो उसको आपने पहले तो रनिंग वाटर में, जो टैप वाटर में रख दिया, और अगर उसको आपको सैनिटाइजर या गर्म पानी से धोने का बाहर से धो दीजिए। अंदर दूध में कोई कोविड के या किसी भी बैक्टीरिया होने का कोई चांस नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। जी सौरभ जी। शैलेंद्र जी, आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सोडी साहब कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री और आपकी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अलाइक है। आपका प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट रोज का है, हर सेकंड का है, न्यूज कंज्यूम कर रहा है पाठक। आपका भी प्रोडक्ट उस तरह से ही है। आप एक लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं सोडी साहब, तो क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या आपको रोज तैयारी करनी पड़ती है इस इम्पोर्टेंट पोजीशन पे रहने के लिए? सौरभ जी, ऐसी बात सही है। हम जब भी लोगों को एग्जांपल देते थे कि आप किस बिजनेस में हैं तो हम कहते थे कि दूध, न्यूज़पेपर और जो भारतीय रेलवे है, ये ऐसी चीजें है कि कुछ भी हो, फ्लड्स हो, इमरजेंसी हो, कुछ ये बंद नहीं हो सकता। हाँ, न्यूज़पेपर 3-4 दिन दिवाली पे, दशहरे पे, 15 अगस्त पे बंद होता है, दूध नहीं बंद होता। पर इस बार आपने देखा होगा ट्रेन भी बंद होगी, भारतीय, पर दूध नहीं बंद हुई। तो दूध एक ऐसी इंडस्ट्री है कि 24 घंटे 24/7 चलने वाली है, और ये हमने अंडरस्टैंड कर रखा है। और ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि आपके जितने लोग लगे वो 24 घंटे, मतलब आप कभी भी चाहे काम पे काम पे ही होते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा वीकेंड है या छुट्टी है। तो रात को 12 बजे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सुबह 7 बजे भी किसी कस्टमर का फोन आ जाएगा है। अभी मैं बताऊं, कल मैं सुबह 7 बजे कलेक्टर अहमदाबाद का मुझे फोन आया। देखिए, छोटे छोटे कलेक्टर अहमदाबाद है, निराला था, उनका सुबह 7 बजे फोन आता है, अरे सोडी जी, मुझे एक कस्टमर, बूढ़े कस्टमर का फोन आया कि वो आपके दूध के पार्लर पे दूध लेने गया, वो दूध के पार्लर वाले ने उसका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं। तो मैंने कहा, निराला साहब, आपका अहमदाबाद में इतना चल रहा है, आप कहते क्या करे लोगों ने। तो मैंने वो फिर अपने अहमदाबाद वाले से बात किया तो उसने बताया, साहब क्या होता है, आजकल दूध में जो हमारा मार्जिन होता है दुकानदार का 2 से 2.5%। अब क्रेडिट कार्ड वाले पे बैंक वाला ही 1.5 से 2% ले लेता, तो जनरली दुकानदार दूध बेचने के लिए अवॉइड करते हैं। हालांकि मना नहीं करते, पर आप कोई दूसरे प्रोडक्ट लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो दूध में हम जो डील करते हैं, ये 24 घंटे की नौकरी है, इसको आप किसी भी तरीके से मना नहीं करते। जैसे आपका न्यूज में भी है, कभी भी कुछ भी आ सकता, तो आपके रिपोर्टर को, आपके प्रेस को 24 घंटे काम करना। बट इस कोविड में हमारे को तो बंद 1 मिनट का हुआ। जी सोडी साहब, एक चीज कहना चाहूंगा शैलेंद्र जी, तो जैसे सोडी साहब कह रहे हैं कि दूध पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसी तरह से हमारी एडिटोरियल टीम और सर्कुलेशन के साथी 24 घंटे काम करते रहे और अखबार सब मार्केट्स में पहुंचाते रहे और न्यूज डिसमिनेट करते रहे, भले वो ऑनलाइन हो, टीवी के द्वारा हो। हाँ शैलेंद्र जी। जी सोडी साहब, मैं एक सवाल जो मेरे कई दर्शकों ने पूछा भी है, आपके पीछे कुरियन साहब दिख रहे हैं, फोटो उनकी दिख रही है मुझे, तो हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आप क्यों कम, जब आप इतने करीब हैं, मतलब आपके ठीक पीछे बैठे हुए हैं, आपके पीछे लर्निंग शेयरिंग सारी कुरियन साहब की है, तो ऐसी क्या पर्सनल आपने ऐसी क्या कुछ टिप्स उनके बिहेवियर या चीजों से या मॉडल से समझी, जो मार्केटिंग टिप्स पूरे बाजार को जानना जरूरी है, कि जो आपने लर्न की हो? एवरेज सबको पता है, लेकिन जो आपने 4-5 चीजें ऐसी ढूंढी हो जो सार हो पूरी लर्निंग का,
जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो जो अमूल या जो भी कंपनी चल रहा है, ये पूरे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो हमारे को वैल्यू जो सिस्टम दिया उसी हिसाब से चल रहा है। मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मुझे 30 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आज भी हम जो देखिए हम तो चला रहे हैं, जो उन्होंने सिस्टम सेट किए, चाहे वो प्रोडक्शन के हो, चाहे प्रोक्योरमेंट के हो, चाहे वो मार्केटिंग के या ब्रांडिंग, उसी को ही चला रहे हैं। उसका जो सार मैं आपको बताऊं, सबसे पहले उन्होंने जब बोला कि वैल्यूज, कभी भी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, उसमें कौन सी वैल्यूज पे सबसे ज्यादा ध्यान देते थे, वो तो एक था कि इंटेग्रिटी, कि आपके साथ जो आप एक किसान के जो बेचारा गरीब किसान है, उसकी रोजी रोटी आप पे डिपेंड करती है। तो आप जो लोग काम करें उसमें कोई भी क्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं आप रख सकते जिसने कभी भी कुछ करने का विचार। दूसरा है उन्होंने जिससे कि आप कस्टमर को आपसे ज्यादा स्मार्ट समझो, कभी भी कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं अगर 1 किलो का घी का पैक है उसमें 950 ml डाल दूंगा तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा, या भाव बढ़ा दूं, या आज मेरा आइसक्रीम में मिल्क फैट का प्राइस बढ़ गया तो उसमें वेजिटेबल फैट डाल दूं, या अगर डेयरी आइटम की कॉस्टिंग बढ़ गई है तो उसमें शुगर ऐड कर दूं। तो वो हमने उनसे लर्न किया कि कस्टमर को अपने से ज्यादा स्मार्टर मानिए, कुछ भी शॉर्ट चेंज करने की नहीं कीजिए, कभी भी कस्टमर को चीट करने की कोशिश नहीं कीजिए, वो हमने उसका देखा। तीसरा जो उन्होंने देखा कि आप जो किसान है, किसान की विजडम आपसे ऊपर है। ठीक है, आपको स्किल्स है, प्रोफेशनल है, पर आपको ये काम करना है कि जो किसान है उनकी विजडम के हिसाब से करना। आज हमारे बोर्ड पे 19 बोर्ड मेंबर सब किसान है, इसके मालिक किसान है, एक मैं ही एक प्रोफेशनल हूँ जो बोर्ड पे हूँ। तो हमको ये उनकी ध्यान बातें सुनने के, उनकी जो गाइडेंस लेके बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि वो ग्राउंडेड है। तो उसको हमको ये पता है कि पशुपालक और किसान की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो वही आज कभी भी डिफिकल्टी होती है ना, हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम बोर्ड हो कहीं मीटिंग, हम कहते हैं कि डॉक्टर कुरियन होते तो क्या करते, बस वही हम डिसीजन लेते। तो वही कारण है कि आज अमूल जो इस वक्त 74 साल पुरानी कंपनी है, आज भी अगर हमारा ग्रोथ रेट देखें तो बाकी एफएमसीजी कंपनी का 17 से 18% हर साल हम ग्रोथ कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारे प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं, वैल्यू सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और कस्टमर्स का और फार्मर्स का ध्यान रख के कर। जी सौरभ जी। जी नहीं, शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल प्रोग्रेसिव व्यू के हिसाब से ये है कि सोडी साहब रिकवरी जो पाथ है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप, इंडस्ट्री के लिए, एफएमसीजी के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो किस तरह से आप उस रिकवरी पाथ को देख रहे हैं? देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिसरप्शन हुआ है। देखिए, भारत में ये जो भी लोगों की डिमांड तो बढ़ने वाली है, सीधे टेम्पररी कुछ लाइन, तो आई थिंक जितनी जल्दी हो सकता है हमारा, जिस जल्दी से हम गिरे हैं कुछ इंडस्ट्री में, उतनी ही जल्दी रिकवरी आने वाली है। अब देखिए, अगर कंट्रोल में आ जाता है कोविड जो कि हो रहा है, another 3 months विल बी नॉर्मल, तो इंडस्ट्री विल बी नॉर्मल। वो इतना बड़ा इकोनॉमी पे, भारत की इकोनॉमी पे क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला? देखिए, भारत सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी, हमारा बाहर से क्या, हम बाहर पे किस पे डिपेंड करते हैं? ऐसे अभी कुछ टेक्नोलॉजी पे भी हम डिपेंडेंट नहीं, भारत में टेक्नोलॉजी हमारे बाहर से ऑयल, क्रूड ऑयल, फॉर्चुनेटली अभी बिकॉज ऑफ अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्रूड ऑयल के प्राइस तो हमारे के फायदे में। एक एडिबल ऑयल आता है, एक सोना आता है, और बाकी छोटी मोटी टेक्नोलॉजी की जो इकोनॉमी, वो धीरे धीरे। तो और भारत की सबसे बड़ी जो हमारी जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ है, 135 करोड़ लोग, और हमारा रिसोर्सेज, हमारा क्लाइमेट, और सबसे ऊपर मैं बताता हूँ, वेरी स्टेबल एंड रिलायबल डेमोक्रेटिक सेटअप। ये भारत की सबसे बड़ी एसेट है। ये सब जो मिलके अभी भारत के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बने।
क्योंकि आपने ये देखा जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट आएगा, उनकी स्किल्स के, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा। और भारत की इकोनॉमी इस पे बहुत आगे बढ़ने वाली है और हमको ये देखने की कैसे हमको सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाए, उतना ही हम जल्दी ऊपर आएंगे। जितना हम बाहर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही हमारे को नुकसान होने वाला है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मैन पावर हो और चाहे वो कृषि उत्पाद हो। जितना हम लोकल बढ़ावा देंगे उतना ही हमको फायदा, उतना ही जल्दी हम भारत में विश्व में नंबर 1 पे आ सकते हैं। हम विश्व में नंबर 1 पर आ सकते हैं। हमारे सवाल बहुत लंबी लिस्ट हमारे दर्शकों की आ रही है, लेकिन मैं उनको बता दूं समय की भी एक सीमा होती है। हम आखिरी वक्त में हैं जाते जाते एक सोडी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस एफएमसीजी बाजार को और इस पूरे माहौल में आप डेयरी इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप किस तरह से वापस उसी ताकत के साथ, उसी फोर्स के साथ वापस खड़े हों, कुछ चीजें ये आप करें और इसके साथ आप वापस रिवैम्प करें। मैं इतना ही कहूंगा कि एफएमसीजी डेयरी का प्लीज रिवाइंड टू द प्री कोविड। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोग कोविड से पहले भी खरीद रहे थे, खा पी रहे थे, कोविड के बाद भी लोग खरीदेंगे भी, खाएंगे भी। नॉर्मल होने वाला है। आप अपनी मनोदशा को नॉर्मल कीजिए, आप अपने जितने की स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाइए और जितनी जल्दी हो सकता है आप नॉर्मल बनने की कोशिश कीजिए। अच्छे प्रोडक्ट्स दीजिए, अच्छी क्वालिटी दीजिए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए और सबसे जरूरी भारत की 135 करोड़ मेनली लोअर मिडिल क्लास की है, तो वो दिमाग में रखते हुए अपने प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह बनाइए। बिल्कुल सही बात, सोडी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आप पहले 135 करोड़ लोगों को दिमाग में रखें, उनकी जरूरतों को समझें और उसके साथ प्रोडक्ट बना करके आगे आए। मुझे लगता है कि आज जो बात सोडी साहब ने कही एफएमसीजी मार्केट के लिए पूरे, मुझे लगता है एक नई ऊर्जा और एक नया संदेश उन्होंने दिया है कि कैसे आप वापस अपने बिजनेस को खड़ा करें, बजाय ये सोच करके कि लॉकडाउन का माहौल है। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि ब्रांड पोजिशनिंग बनाने के लिए अभी सबसे बेहतरीन समय है। आप निकलें, अपने आप को छुपाएं मत, बाहर आएं और इस माहौल का फायदा लें। हमारे साथ सोडी साहब आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सौरभ भंडारी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे साथ आए और इस कन्वर्सेशन को बहुत अच्छा किया। तो हम फिर मिलेंगे एक नए शो में। सोडी साहब बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। और इस शो में जो बात सोडी साहब ने कही है वो अगर आप वापस सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप वापस रिकैप करके देखें और जानें कि आखिर इस इंडस्ट्री को सुधारने के लिए सोडी साहब ने क्या कुछ कहा है। तो पत्रिका की नोट सलोन में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।